मैं एक पुरानी बुक के अंदर एक खराब कैरेक्टर बना के चला गया। मैं पूरे 10 साल तक उस खतरनाक लड़की को अच्छे से सब सिखाता रहा और आखिर में उस ठंडी और अकड़ू लड़की को एक अच्छे परिवार की सीधी साधी लड़की बना दिया। जब मेरा काम पूरा हो गया तो मैं उसको सच्ची मेल लीड के पास छोड़ दिया, पर वो मेरे गले से लगकर आंखों में आंसू भर के बहुत रोती रही और बोलने लगी कि मैं उसको छोड़कर ना जाऊं। ठीक है ना, मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरीज खरीदने जा रहा हूं। और फिर मैं उस दुनिया से चला गया। पर मेरे जाने के 3 साल बाद वो छोटी सी प्यारी लड़की एक खतरनाक शिकार करने वाली बन गई। पूरी दुनिया खराब होने लगी। सिस्टम ने मुझे जल्दी से वापस बुलाया। अब वॉन्ग शूटिंग, जो अब हेइचिन की अंडरवर्ल्ड बॉस बन चुकी है, उसने मुझे दीवार के कोने में दबा दिया। टीचर, वो स्ट्रॉबेरीज जो आपने 3 साल पहले देने को बोला था, वो आपको अपनी गर्दन पे चाहिए या कमर पर? क्या मुझे सच में वापस जाना होगा? क्या मैं वापस नहीं जा सकता? सिस्टम ने मेरे आगे एक बैंक कार्ड फेंक दिया। मैं दांत पीस कर बोला, जाता हूं। सच बताऊं तो मैं नहीं जाना चाहता था, पर उसने पैसे बहुत ज्यादा दिए थे। जब दोबारा मेरी आंखें खुली, मैं वही 3 साल पुरानी जानी पहचानी जगह पर था। मैं कोने में बैठकर सनफ्लावर सीड्स खा रहा था। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था। टारगेट कैरेक्टर आ गया है। मैं अपने सीट्स पकड़कर ऊपर देखा। एक महंगी गाड़ी होटल के रेड कार्पेट के सामने आकर रुकी। लोग आगे बढ़ने लगे। डोरमैन जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलने गया। एक औरत जिसके लंबे काले घुंघराले बाल थे, वो एक टाइट रेड ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसके पैरों में हीरे लगी हुई हाई हील्स थी। उसका दबदबा बहुत ज्यादा था। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकली, एक लंबा सिक्योरिटी गार्ड नीचे झुका और उसका सीधा हाथ पकड़ा। वो चलकर अंदर वेन्यू की तरफ गई। मैंने एक लंबी सांस लिया। वॉन्ग शूटिंग को देखो, 3 साल से नहीं देखा। वॉन्ग शूटिंग अब वो छोटी लड़की नहीं रही जो मेरे पीछे घूमती थी और हग मांगती थी। अब उसके आसपास एक बड़ा होने का अलग ही रूप था, जिससे लोग उसके पास जाने से डर रहे थे। पास में कोई फुसफुसाने लगा, वाओ, मुझे पता नहीं था कि वॉन्ग फैमिली की हेड इतनी छोटी उम्र की है। वो तो किसी हीरोइन से भी ज्यादा सुंदर है। जो लोग उसके पीछे हैं, उनकी लाइन शायद दूसरे देश तक चली जाए। जबान संभाल कर बोलो। वॉन्ग फैमिली के छोटे ब्रांच में अब बस एक ही बची है। तुम्हें पता है क्यों? बाकी सबको उसने और उसके अपने भाई ने खत्म कर दिया। आसपास के लोग पहले तो वॉन्ग शूटिंग को लेकर उत्सुक थे, पर उसके खतरनाक तरीके सुनने के बाद सभी ने क्वाइटली अपना सर नीचे कर लिया, उस नागिन जैसी औरत को गुस्सा ना दिलाने के डर से। मैं भी क्वाइटली पीछे हट गया और सिस्टम से बोला, क्या तुमने लाइफ इंश्योरेंस लिया है? सिस्टम से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने धक्का देकर मुझे भीड़ से बाहर निकाल दिया। जाओ। मैं घबराकर अपने आप को संभाला। मैं ऊपर देखा तो एक तेज नजर से मेरी आंखें मिली। बॉडीगार्ड मुझे बाहर निकालने ही वाला था। वॉन्ग शूटिंग ने जमीन पर गिरे सनफ्लावर सीड के छिलके देखे और अपना हाथ हिलाया। मैं घबराकर थूक निकला। ये मेरे बुलाए हुए खास मेहमान हैं, वॉन्ग शूटिंग ने कहा। इनको अंदर ले जाओ और एक प्लेट सनफ्लावर सीड्स दे दो। ये बोलकर वो बिना पीछे देखे बैंक्वेट हॉल के अंदर चली गई। देखा, उस लड़की के दिल में अभी भी तुम हो। वो तुम्हें कभी नहीं भूली। मैं अपनी तरफ आते हुए बॉडीगार्ड्स को देखा और आसमान की तरफ आंखें घुमाई। तुम्हें नहीं लगता कि वो मुझे ऐसे देख रही है जैसे किसी मरे हुए इंसान को देखती है? 3 साल पहले सिस्टम ने देखा कि उस लड़की का खतरनाक गुस्सा जीरो हो गया है, इसलिए उसने मुझे बोला कि जल्दी से कोई बहाना बनाकर इस बुक से निकल जाओ। बाकी सब अब मेल लीड के लिए छोड़ दो। मैंने अपना दिमाग चलाया। मैं आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद वॉन्ग शूटिंग का छोटा सा चेहरा उदास हो गया। वो रोने लगी और बोलने लगी कि मैं उसको छोड़कर ना जाऊं। मैं घूमकर उसको गले लगाया, उसके सर पर किस किया और उसको चुप कराया। बस ये सोचो कि मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरीज खरीदने जा रहा हूं। मैं जल्दी वापस आऊंगा। किसने सोचा था कि 3 साल बाद मुझे ये सब झेलने के लिए वापस आना पड़ेगा। असली बुक में वॉन्ग शूटिंग के पास एक कूल हीरोइन का स्क्रिप्ट था, इसलिए शुरुआत में वो जितना हो सके उतनी दुखी थी। पता है, उसकी माँ पुराने वॉन्ग फैमिली के हेड की असली पत्नी थी, पर वो बस एक जबरदस्ती की शादी थी जिसमें कोई प्यार नहीं था। परिवार की हालत खराब होने लगी। वॉन्ग शूटिंग की माँ ने कभी किसी बेटा को जन्म नहीं दिया, इसलिए घर के हेड ने अपनी बाहर रखी हुई औरत को घर ले आया। एकदम पुराना नाटक। बाकी कहानी में बस माँ को उदासी हो गई और वो मर गई। वॉन्ग शूटिंग को जबरदस्ती अपने बाप के पास वापस आना पड़ा। छोटी वॉन्ग शूटिंग का कोई स्वागत नहीं था। उसका बाप उसको लड़की होने की वजह से पसंद नहीं करता था। उसकी सौतेली माँ और सौतेला भाई उसको मारते और डांटते थे। जब मैं असली बुक में आया, वॉन्ग शूटिंग बहुत गुस्से में दिख रही थी। वो 10 साल से बड़ी नहीं लग रही थी, एक सूखे हुए छोटे लड़के जैसी दुबली। उसके सौतेले भाई ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उसको फिर से तालाब में धक्का दे दिया। मौसम अभी भी ठंडा था। वो लड़की पानी में पड़ी हुई थी और बाहर नहीं निकल पा रही थी। मैं पानी में कूद गया और वॉन्ग शूटिंग को बाहर निकाला। छोटी लड़की ने अपने हाथ से अपना सीना ढक लिया और नफरत भरी आंखों से मुझे घूरने लगी। मुझे ऊपर से नीचे देखने लगी। मैं जल्दी से अपना कोट निकालकर उस पर डाल दिया और बोला, मैं तुम्हारे बाप का रखा हुआ टीचर हूँ। आज से तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा। छोटी लड़की का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उसने मेरा कोट फेंक दिया और बिना पीछे देखे गार्डन से चली गई। वैसे तो शुरुआत एक अच्छे इंसान के लिए खराब थी, पर यह सब छोटी बातें हैं। वॉन्ग शूटिंग के अंदर एक खतरनाक लड़की बनने का पूरा चांस था।
मुझे सच में बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। घर पर मेरे देखने से वो बस एक छोटी सी रुई की बॉल थी जो बस मुंह बनाती थी और मारपीट सहती थी और दूसरों को अपने साथ जो चाहे करने देती थी। पर बाहर निकलते ही वो क्वाइटली बड़े बड़े काम करती थी। वैसे तो उसके मार्क्स खराब आते थे, पर वो हर बार जीरो लाने में कामयाब होती थी, सही जवाबों से पूरी तरह से बचकर। वो एक नंबर भी ज्यादा नहीं लाती थी। पहले तो मैं उसके पतले हाथ पैर देखकर हर दिन स्कूल के गेट पर वेट करता था कि कोई लापरवाह इंसान उससे पंगा ले, ताकि मैं किसी भी वक्त हीरो बनकर उसे बचा सकूं। मुझे कभी हीरो बनकर बचाने का मौका नहीं मिला, पर मैंने ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट की ताकत जरूर देखी। एक सेकंड में वो किसी गुंडे की छाती पर पैर रखकर उससे दादी बोलने को मजबूर कर रही थी। अगले ही सेकंड वो अपना सर नीचे करके दुखी नाटक करके बोल रही थी कि उसकी पिटाई हुई है और उसके पैर दर्द कर रहे हैं। सिस्टम ने मुझे जल्दी ऊपर जाने को बोला। मैंने वापस पूछा, ऊपर जाकर जमीन पर लेटकर दादी के पैर दबाऊं? सिस्टम ने गाली दी, होश में आओ। ठीक है, हमारे आने का मकसद ये है कि वो एक प्यारी लड़की बने जो मेल लीड के गले लगकर रोए, ना कि मेल लीड की छाती पर पैर रखकर उसे रुलाए। तो जब उसका होमवर्क उसके सौतेले भाई ने फाड़ दिया, मैंने क्वाइटली उसकी मदद की उसे चिपकाने में, और फिर एक स्ट्रॉबेरी केक बनाया। जब उसके क्लास के बच्चों ने उसे अकेला कर दिया और उसके पेरेंट्स को बुलाया गया, मैंने टेबल पर हाथ मारकर टीचर को धमकी दी, अगर तुमने फिर से उसे परेशान किया तो वोंग फैमिली पैसे देना बंद कर देगी। मैंने उस छोटी लड़की के ठंडे दिल को गर्म करने की पूरी कोशिश की, और मुझे लगा कि ये काफी असरदार है। कम से कम वो मुझसे बात करने को तैयार थी, जिसमें यह भी शामिल था कि मुझसे दूर रहो, क्या तुम पागल हो? फिर भी अभी वक्त था उसके परिवार के हेड बनने की लड़ाई से पहले, और अपने मेल लीड से मिलने से पहले, और पूरी तरह से एक खतरनाक लड़की बनने से पहले। तो मैं धीरे धीरे काम कर सकता था, इसलिए मैं उसके पास ही रहा। उसे एक छोटे लड़के से धीरे धीरे एक सुंदर जवान औरत बनते हुए देखा। मैं उसके सौतेले भाई की मार से उसे बचाता था, सारी गलत नजरों को रोकता था। बाद में उसने परिवार की प्रॉपर्टी के लिए लड़ना शुरू किया। मैंने अपनी जान खतरे में डालकर उसे गुंडों से बचाया, और उसने परिवार के हेड की पोस्ट पक्की कर ली। बाकी बस मेल लीड से मिलना और अपनी अच्छी लाइफ शुरू करना था। पर वो प्यारी लड़की जिसको मैंने इतने प्यार से बड़ा किया था, वो 3 साल में इतनी खतरनाक कैसे बन गई? मुझे वेन्यू के अंदर ले जाया गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी एंट्री इतनी खास क्यों है। सारे मेहमान क्वाइटली मुझे देख रहे थे, बस मैं ही क्वाइटली अपने सनफ्लावर सीड्स पकड़े हुए था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। आज वोंग शूटिंग का बर्थडे है। वो बड़ी शान से मेन टेबल पर बैठी थी। बहुत से लोग खुशी से उसे ड्रिंक ऑफर करने गए। उसने थोड़ा मुंह बनाया, कभी कभी चाय का कप छूकर इज्जत दे देती थी। भीड़ के पार से मैं उसके आसपास का ठंडा माहौल फील कर सकता था। मैंने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और खुशी से सर हिलाया। छोटी लड़की ने अच्छी तरह बात सुनी। मैंने उसे कम ड्रिंक करने को सिखाया था। मुझे उम्मीद नहीं थी 3 साल बाद भी वो एक बूंद भी नहीं छूती। सिस्टम ने मजाक उड़ाया, वो एक बूंद नहीं छूती, पर उसने अपनी कंपनी के दुश्मन को अल्कोहल में डुबो दिया। बढ़िया, काफी पागल है। सच में अभी थोड़ी देर पहले वोंग शूटिंग ने कहा था कि मैं उसका खास मेहमान हूँ। जल्द ही कोई मुझसे बात करने आया। एक सुंदर औरत जिसका सीना बड़ा था और कमर छोटी थी, वो ग्लास पकड़े हुए थी। उसकी तेज परफ्यूम से मैं बेहोशी होने वाला था। वो सुंदर लड़की शर्माते हुए बोली, क्या आप प्रेसिडेंट वोंग के पास हैं? मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लग बातें करना। क्या हम एक दूसरे को जान सकते हैं? उस सुंदर लड़की की ड्रेस सच में बहुत छोटी थी। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कहाँ देखूं। तो मैंने क्वाइटली उसका हाथ पीछे हटाया। मैं प्रेसिडेंट वोंग के पास नहीं हूँ। उसी वक्त पीछे से एक ठंडी आवाज आई, तुम मेरी बर्थडे पार्टी में क्या कर रहे हो? मैं घूम कर देखा तो वोंग शूटिंग ठीक मेरे पीछे खड़ी थी। उसकी नजर गहरी थी। सिस्टम ने चिल्लाकर कहा, मौके पर पकड़े गए, बेवफा तुम तो गए। मेरा शरीर जोर से हिल गया। मैंने अपना सर नीचे कर लिया और चुप रहा। उसी वक्त मेरे दिमाग में मैंने पहले से ही सोच लिया था कि वोंग शूटिंग मुझे मारने के लिए कौन सा सामान यूज करेगी, मेरे टुकड़े करेगी, और कैसे मुझे किसी सड़क पर फेंक दिया जाएगा। ये सब मैं बस सोच रहा था कि क्या झूठ बोलूं, मेरा मतलब है समझाऊं। जब वोंग शूटिंग की नजर मेरे पास खड़े एक बॉडी बिल्डर आदमी पर पड़ी, उसने थोड़ा सा अपना चेहरा ऊपर उठाया। क्या कोई मुझे डांस के लिए बुला रहा है? मैं खुशी से सिस्टम से पूछा, भाई क्या तुमने देखा, वो मेल लीड है, मेल लीड। सिस्टम चुप था। उस बॉडी बिल्डर आदमी ने मक्खन लगाया और वोंग शूटिंग का सीधा हाथ पकड़ा। दोनों डांस फ्लोर पर घूमने लगे। मैं एक खुश बाप की तरह मुस्कुराए बना नहीं रह पाया। एक 2 दरवाजे वाले फ्रिज की तरह दिखने के अलावा ये मेल लीड ठीक है। मैंने क्वाइटली उस छोटी ड्रेस वाली सुंदर लड़की को अपनी कोहनी से थोड़ा धक्का दिया। क्या प्रेसिडेंट वैंग के डांस पार्टनर का नाम गुदा जियांग है? उस सुंदर लड़की का चेहरा एक पल के लिए अजीब हुआ, फिर उसने अपना सर ना में हिला दिया। मैंने हार नहीं मानी। मैंने आते जाते लोगों को पकड़कर पूछा कि क्या प्रेसिडेंट वैंग के आसपास कोई दाजियांग भाई हैं? सभी ऐसे हिचकिचाने लगे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। बस एक बंदा जो अपने आप को रोक नहीं पाया, उसने अजीब सा चेहरा बनाकर मुझे ना का इशारा किया। इशारा? ऐसे कैसे हो सकता है? 3 साल पहले जब मैं जाने वाला था तो सिस्टम ने मुझे बताया था कि दाजियांग भाई पहले से ही वहां है, बस वैंग शूटिंग से अचानक मिलने का वेट कर रहे हैं।
ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हें किसी ने देखा ही नहीं? मैंने अपना माथा पकड़ा और अपने छोटे सनफ्लावर सीड्स को चबाने लगा। कुर्र कुर्र कुर्र। अगले ही सेकंड वो 2 दरवाजे वाले फ्रिज जैसा बॉडी बिल्डर आदमी नीचे झुका और उसने वैंग शूटिंग के सर पर किस कर दिया। हॉल की हवा एकदम ठंडी पड़ गई। आसपास सभी के सांस रोकने की आवाज आई। बॉडीगार्ड ने जल्दी से आगे बढ़कर उस बॉडी बिल्डर को पीछे किया और डर से पूछा, प्रेसिडेंट वैंग, मैं इस बंदे से बाद में निपट लूंगा। क्या आपको पहले रूम में जाकर साफ सुथरा होना है? वैंग शूटिंग ने अपने होंठ दबाए और बिना कुछ बोले बॉडीगार्ड के पीछे चली गई। मुझे लगा कि वो पहले इतनी साफ सफाई को लेकर पागल नहीं थी। वो छोटी ड्रेस वाली सुंदर लड़की ने आंखें छोटी करके बड़े प्यार से समझाया। कहा जाता है कि जब 3 साल पहले प्रेसिडेंट वैंग के पति का देहांत हुआ था तो उन्होंने उनके बालों पर किस किया था। तब से उन्होंने ना तो अपने बाल काटे हैं और ना ही किसी को उन्हें छूने देती हैं। एक बेवकूफ जूनियर एम्प्लॉय था जिसमें उनके बालों पर पानी फेंका था। वो जूनियर एम्प्लॉय फिर कभी नहीं देखा गया। मैंने अपना सर खुजलाया। 3 साल पहले जब हम अलग हुए थे तो मैंने ही उसके बालों पर किस किया था। पर ये मरे हुए पति वाली बात क्या है? मुझे एक लफ्ज भी समझ नहीं आ रहा। जब मैं डीपली सोच रहा था तभी बैंक्वेट हॉल की लाइट्स अचानक बंद हो गईं। आगे से एंकर की आवाज आई, अब प्लीज प्यारे मेहमान अपने पास खड़े सुंदर लड़के और लड़कियों को डांस फ्लोर पर बुलाएं और इस शानदार शाम का मजा लें। म्यूजिक शुरू हो गया। मैं कुर्सी पर बैठा हिचकिचा रहा था। अगले ही सेकंड एक पतली सी बाह मेरे कांधे पर आई, मेरी गर्दन को पकड़ा और मुझे चुपके से डांस फ्लोर पर ले गई। टीचर, वो मेरे कान के पास झुकी उसकी गर्म सांस से मेरा चेहरा लाल हो गया। उसने एक अजीब आवाज में आगे कहा, क्या आप वापस आ गए? मेरी पीठ एकदम सीधी हो गई। मैं बस इस बेकार जगह से भागना चाहता था, पर उसने मुझे पकड़कर डांस फ्लोर पर घुमाया। मुझे अपने सर में ऐसी आवाज लगी जैसे उबलता हुआ पानी कंटिन्यूअसली उबल रहा हो। फिर वैंग शूटिंग ने अपना सर मेरे सीने में छिपा लिया। उस औरत की जानी पहचानी पर अलग सी ऑरेंज ब्लॉसम की खुशबू मेरी नाक में भर गई। मैं उसको पीछे धकेलना चाहता था, पर उसकी दबी हुई आवाज सुनी, मुझे फिर से पीछे मत धकेलो, मैं बस तुम्हें गले लगा रही हूँ। मेरा दिल पिघल गया। वो यहाँ 3 साल से अकेली थी। पर फिर मुझे अचानक ख्याल आया और मैंने जल्दी से पूछा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? वो तुम्हारा बर्थडे तुम्हारे साथ क्यों नहीं मना रहा? मेरा कम उम्र में मरने वाला पति, क्या तुम उससे मिलने जाना चाहते हो? मेरी सांस अटक गई। इस छोटी लड़की का गुस्सा फिर से इतना तेज कैसे हो गया? जब मैं 3 साल पहले असली बुक से गया था तब मुझे कैसे नहीं पता था कि उसका एक पति था, वो भी कम उम्र में मरने वाला। वैंग शूटिंग ने क्वाइटली अपने हाथ से मेरा चेहरा छुआ, जैसे मेरे चेहरे से कुछ देखने की कोशिश कर रही हो। अचानक एक लाइट की किरण हम पर पड़ी। एंकर ने माइक पकड़ा और हैरानी से कहा, लगता है प्रेसिडेंट वैंग को आज के बर्थडे पार्टी के लिए सबसे प्यारा गिफ्ट मिल गया है। आइए हम सब प्रेसिडेंट वैंग को बर्थडे विश करें और दुआ करें कि उन्हें जो चाहिए वो मिल जाए। अब प्रेसिडेंट वैंग का प्राइवेट गिफ्ट खोलने का वक्त आ गया है। मुझे उम्मीद है कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। प्लीज आप लोग इस शानदार शाम का मजा लें। आसपास तालियां बजने लगी। आते जाते लोगों की आंखें या तो दुख से भरी थीं या जलन से या फिर किसी मतलब से। मैंने अपना हाथ उठाकर मना किया, तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो? मैं कोई गिफ्ट नहीं हूं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। एंकर ने अपना हाथ हिलाया। अंधेरे से निकलकर कुछ बड़े काले कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड्स आए। उन्होंने कोई परवाह नहीं की, मेरा मुंह बंद किया और मुझे बैंक्वेट हॉल से बाहर निकालकर ले गए। मैंने कुछ आवाजें निकाली और कमजोरी से हिलने की कोशिश की। एंकर ने जल्दी से बीच में बोला, ये गिफ्ट थोड़ा ज्यादा हिल रहा है। मुझे यकीन है प्रेसिडेंट वैंग को ये बहुत पसंद आएगा। आप सबका इस बर्थडे बैंक्वेट में आने के लिए शुक्रिया। मुझे उन बड़े बॉडीगार्ड्स ने उठाकर होटल के ऊपर वाले एक रूम में डाल दिया। मैंने शांति से बात करने की कोशिश की। बड़ा भाई, बॉडीगार्ड ने अपनी जेब से एक लाल रिबन निकाला। ये क्या है? तुम लोग क्या कर रहे हो? सच में मेरे लिए इस रूम में आराम करना ठीक है, पर ये सब अजीब चीजें क्यों? बॉडीगार्ड ने रिबन हिलाया और मेरी तरफ आया। उसने मेरे सर पर एक बो बांधा, फिर मेरे हाथ पीछे बांध दिए। बॉडीगार्ड ने खुशी से सर हिलाया और वॉकी टॉकी में रिपोर्ट किया, गिफ्ट तैयार है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और बोला, क्या तुम्हें इंसानी हक की कोई परवाह नहीं है? मैं तुम्हारी प्रेसिडेंट वैंग का टीचर हूँ। एक बार जो टीचर बन गया वो बाप जैसा होता है। बड़ों की इज्जत करो और छोटों से प्यार करो। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? मेरे बोलने से पहले दरवाजे से हंसी की आवाज आई। मुझे नहीं पता था कि मेरा इतना बड़ा बाप है। साथ में हाई हील्स की साफ आवाज आई। वैंग शूटिंग मेरे सामने खड़ी थी। उसने क्वाइटली बॉडीगार्ड्स को जाने का इशारा किया। उसने अपनी उंगली से मेरी ठुड्डी को थोड़ा उठाया और फिर मेरी तरफ एक सांस छोड़ी। मेरे सारे बाल खड़े हो गए। मैंने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी हल्की हंसी मेरे कान में पड़ी। उसका हाथ मेरी ठुड्डी से मेरे गर्दन पर और फिर मेरे सीने पर गया। वैंग शूटिंग, भले ही हमारा टीचर और स्टूडेंट का साफ रिश्ता हो, पर ऐसी सिचुएशन में तो कोई साधु भी शांत नहीं रह सकता। सीधे बैठो। अगले ही सेकंड वैंग शूटिंग ने एक हाथ से मेरा कांधा पकड़ा और कुर्सी के हाथ पर एक तरफ बैठ गई। उसकी आवाज में कोई इमोशंस नहीं थे। अब मेरा नाम याद है? बैंक्वेट में तुम ऐसे नाटक कर रहे थे जैसे मुझे जानते ही नहीं हो। मुझे याद है, मैं तुम्हें जानता हूँ। कुर्सी से बंधा हुआ हिल नहीं पा रहा था। मैं वैंग शूटिंग के शरीर की गर्मी अपने पास फील कर सकता था।
मेरा चेहरा जलने लगा। अब कौन है और हिशी वो नहीं जानती। प्रेसिडेंट वैंग? वैंग शूटिंग की नजर अचानक ठंडी हो गई। मैंने तुरंत चिल्लाकर कहा, मैं हिशी वापस आया और तुरंत तुमसे मिलने आ गया। उसका हाथ रुक गया। उसके बोलने का तरीका फिर से प्यारा हो गया। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, इन सालों में तुम कहाँ थे? मैंने मुस्कुराकर कहा, भगवान कहते हैं बोला नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता। 3 साल पहले जब मैं असली बुक से निकल गया, बड़ा बोनस लिया, प्लेन पर बैठा और पूरी दुनिया घूमा। हर दिन या तो मैं समुद्र के किनारे धूप में बैठकर नारियल पानी पीता या चश्मा पहनकर लड़कियों को देखता। भले ही मेरा मन नहीं था, ये सोचकर कि वैंग शूटिंग जल्द ही अपने दाजियांग के साथ होगी, मैं 3 बड़े ग्लास बियर पी सकता था। पर इस सिचुएशन में मैं बस अपने होंठ दबाकर ध्यान से बोल सकता था, तुम मेरे दिल में हो, मैं हर पल तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। वैंग शूटिंग का मुंह 2 बार हिला। मैंने जबरदस्ती आगे समझाने की कोशिश की, पर वैंग शूटिंग मेरे बोलने से पहले बोली, बैंक्वेट में अपने पास खड़ी उस छोटी ड्रेस वाली सुंदर लड़की के बारे में सोचते हो या उन 3 सुंदर लड़कियों के बारे में जिनसे तुमने तब बात की जब मैं डांस कर रही थी? मैं रोना चाहता था पर आंसू नहीं थे। मैंने जल्दी से समझाया, मैं बस उनसे तुम्हारी हालत के बारे में पूछ रहा था। मैंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि वो लड़का है, लड़की है या कोई कुत्ता है। सिस्टम चेक। उस लड़की का गुस्सा 1 पॉइंट कम हो गया है। ऐसे ही लगे रहो। अभी जब मुझे उन बड़े लोगों ने किडनैप किया था तब तुम नहीं आए, अब जब काम आगे बढ़ा तो तुरंत आ गए। सिस्टम ने शर्माते हुए कहा, सॉरी। मेन बात यह है कि जब से आप रूम में आए हैं मेरे सामने की स्क्रीन धुंधली हो गई है। सिस्टम की हेल्थ का ध्यान रखना सभी की जिम्मेदारी है। फिर क्या तुमने गूधा जियांग को देखा? हाँ। क्या आप इसको ढूंढ रहे हैं? हाँ। क्या ये मेरे स्टूडेंट की लाइफ का सवाल नहीं है? दाजियांग भाई मेरा अच्छा दोस्त है, 1.8 मीटर से बड़ा, पूरे 8 पैक एब्स के साथ। मेरे जाने से पहले मैंने उन्हें खास बोला था कि तुम्हारा ध्यान रखें। क्या तुम उनसे मिली हो? हाँ। वो कंपनी में काम करते थे। कैसा रहेगा अगर मैं उन्हें यहाँ बुलाऊं और तुम दोनों की बात करवा दूं? हमारी बात करवाऊं? मैंने मुस्कुराकर सर हिलाया, उम्मीद करते हुए कि वो मेरी सच्ची उम्मीद को फील कर सके। गिफ्ट तभी अच्छा लगता है जब वो ना बोले। खतरा, खतरा। लड़की का गुस्सा बढ़ रहा है। वैंग शूटिंग ने मेरा सर पकड़ा और धीरे से लाल रिबन खोल दिया। कुछ देर बाद वैंग शूटिंग अंदर वाले रूम में शावर ले रही थी। मैंने अपने आप को कंबल से अच्छे से ढक लिया और चुपके से सिस्टम से पूछा, क्या अब वो खुश है? सिस्टम ने गुस्से वाला मीटर दिखाया जो अभी भी पूरा भरा था। मैं गहरी खामोशी में चला गया। क्या ये काफी नहीं है? सिस्टम ने मजाक उड़ाया, अपने दिमाग से गलत बातें निकाल दो। आखिरकार वैंग शूटिंग अभी भी एक लड़की है, क्या तुम उसके साथ थोड़ा अच्छा नहीं हो सकते? वैसे भी मुझे लगा कि वो अभी तुमसे काफी खुश थी। लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। ठीक है, लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। सच में एक इंसान की कमर अभी भी बेकार है। मैं गाली देने ही वाला था कि वैंग शूटिंग ने दरवाजा खोला और बाथरूम से बाहर आ गई। वो एक सफेद टावल में लिपटी हुई थी। भले ही मैंने अभी उसको देखा था, फिर भी मैं इस रूप को संभाल नहीं पाया। वो नंगे पैर एक एक कदम मेरी तरफ आई। उसके भीगे बालों से पानी टपक रहा था। मैंने क्वाइटली थूक निगला, पर मेरे कान में भाई की सलाह थी, तो मैंने तुरंत पास रखा हुआ जैकेट पकड़ा और बिना चेहरा बदले उस पर डाल दिया। उसके साथ अच्छा होने का मतलब है उसे गर्म रखना। पर वैंग शूटिंग ने अचानक मुझे घूरा, मेरे पास हेयर ड्रायर फेंका और गुस्से में बोली, मेरे बाल ड्राई करो। मैंने हेयर ड्रायर ऑन किया। 2 बार सुखाने के बाद उसके कंधे से जैकेट नीचे गिर गई। मैंने क्वाइटली उसको ऊपर खींचा और सुखाता रहा। जैकेट फिर से गिर गई। मैंने तीसरी बार ऊपर खींचा, फिर और बर्दाश्त नहीं हुआ। गर्मी लग रही है, क्या मैं एसी चला दूं? मैंने फिर से हेयर ड्रायर ऑन किया। वैंग शूटिंग अचानक घूमी और मुझे गले लगा लिया। टीचर, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैंने ध्यान से बोलने के लिए शब्द चुने। तुम बहुत आगे निकल गई हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। वैंग शूटिंग कुछ सेकंड्स के लिए शांत हो गई। मैंने आगे बोलना शुरू किया, दाजियंग भाई तुम्हारे लिए ज्यादा सही है। सिस्टम ने कोई आवाज नहीं की। उस लड़की का गुस्सा भी नहीं बढ़ा। वॉन्ग शूटिंग के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। मैंने उसके कान के पास बोलने की कोशिश की, तुम दोनों के पसंद बहुत मिलते हैं, तुम्हें एक दूसरे को और समझना चाहिए। सच बताऊं तो तुम्हारा नेचर उनसे बहुत मिलता है। तुम हमेशा क्वीन रहोगी। लड़कों को भी थोड़ा प्यार से समझाना पड़ता है। कल उन्हें बाहर बुलाओ, ऐसे चुप मत रहो। वॉन्ग शूटिंग का चेहरा सख्त हो गया। क्या इसलिए तुम मुझे छोड़कर गए थे? हाँ। हाँ, क्या ऐसा नहीं है? अगले ही सेकंड सिस्टम लैग होने लगा। उस लड़की का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया। गलती, गलती। मैंने बेचारे बनकर सोचा, मेरी ये जिंदगी जल्द ही इस नकली सिस्टम की वजह से खत्म हो जाएगी। वॉन्ग शूटिंग ने रिसेप्शन का बटन दबाया। सिक्योरिटी गार्ड्स का एक ग्रुप अंदर आ गया। उन्होंने मुझे कंबल में लपेटा और उठाकर बाहर ले गए। मैं किसी रानी की तरह उठाकर वॉन्ग शूटिंग के पहाड़ी वाले विला में ले जाया गया। उस रात उसने कुछ ज्यादा नहीं कहा, वो बस मेरी बाहों में सिमटकर सो गया। वो पूरी रात सोती रही। जब मैं अगली सुबह उठा, वो पहले ही जा चुकी थी।
नीचे जाते ही मैंने हॉल की बीच वाली दीवार पर अपनी फोटो टंगी हुई देखी। ब्लैक एंड व्हाइट। कुछ लोग जिंदा होते हैं, पर वो मर चुके होते हैं। नौकरानी ने मुझे क्वाइटली खाना खाने के लिए बुलाया। मैंने दीवार पर लगी फोटो की तरफ इशारा किया, फिर अपने चेहरे की तरफ। ये फोटो प्रेसिडेंट वोंग के पुराने पति की है। तुम दोनों सच में एक जैसे दिखते हो। फिर उसकी नजर मेरी कलाई पर पड़ी। कलाई पर नीले बैंगनी दाग का एक घेरा देखकर झटका लगा। मैंने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला। नौकरानी ने समझते हुए सर हिलाया। नाश्ते में कछुए का सूप शामिल है। आधा घंटे बाद टेबल पर कछुए के छिलकों का ढेर लग गया था। मैं उन्हें चबा रहा था और चबाते हुए सोच रहा था, जब भी मैं दाजियंग भाई का नाम लेता हूं तो वोंग शूटिंग का गुस्सा स्काई रॉकेट क्यों हो जाता है। क्या किसी सीक्रेट फोटो की वजह से वो लड़की दुखी थी जब तक वोंग शूटिंग मेरे सामने नहीं बैठ गई। मैंने ध्यान नहीं दिया था। उसने मुझसे कछुए का सूप छीन लिया। कम पियो, इससे बॉडी में गर्मी बढ़ती है। कपड़े पहन लो, मैं तुम्हें गू दाजियांग से मिलवाने ले चलती हूँ। उसके पास 10 अच्छे दोस्त भी हैं जो तुम्हारी कमर की मसाज कर देंगे। या फिर तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी फोटो मेरे पुराने पति के पास ही टांग सकते हैं। मैं खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आगे बढ़कर वोंग शूटिंग की सीट बेल्ट बांधने में मदद की। आंखें सामने रखीं। पर मेरा पुराना पति तो इस वक्त नीचे झुककर मुझे किस करता। वो सच में काफी अच्छा था। अफसोस कि वो कम उम्र में मर गया। गाड़ी चलाते हुए वोंग शूटिंग ने स्लोली विंडो नीचे की। उसके लंबे काले बाल हवा में मेरे गाल से टकराए। मैंने अपना सर घुमाकर उसकी तरफ देखा। हमारी आंखें मिली। वो हल्की प्यारी धूप में चमक रही थीं। उसकी आंखें पानी जैसी थीं। सिस्टम लैग। गुस्सा कैलकुलेट हो रहा है। मैंने क्वाइटली अपनी आंखें घुमाई। क्या ये फिर से ज्यादा नहीं बढ़ने वाला? ये तभी कम होना शुरू हो गया था जब तुमने वो कछुए का सूप पिया था। पर गुस्सा बहुत छोटा है। कैलकुलेशन की जरूरत है। क्या ये नकली सिस्टम कभी अपग्रेड होने का नहीं सोचता? फिर मेरे दिमाग में एक बड़ा गैस आया। गाड़ी से बाहर निकलने के बाद मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, वोंग शूटिंग। वो थोड़ा हैरान हुई, पर जल्द ही हमारी उंगलियां एक दूसरे में उलझ गईं और हम सीधे चलने लगे। 10 पॉइंट्स कम हो गए। भाई तुम छोटे बदमाश हो, अब तुम लैग नहीं हो रहे। ठंडी बड़ी हंसती। तुम शर्माने का नाटक क्यों कर रही हो? कल रात तो तुम ऐसी नहीं थी। वैसे भी गर्मियों का मौसम है। ठंडी मेरी जूती। मैंने हल्की सी खांसी की। फिर भी मैंने वोंग शूटिंग को अपनी बाहों में लपेट लिया। ऐसे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। मैं किसी कोअला को खींचने जैसा लग रहा था। स्लोली वोंग शूटिंग को आगे बढ़ा रहा था। हम होटल के नीचे तक पहुंच गए। उसका सर मेरी बाहों से बाहर निकला। मैं उसकी तरफ नीचे झुका। 1 सेकंड में मेरे बाल खराब हो गए। मैं तुम्हारे बाल ठीक करती हूँ। अनएक्सपेक्टेडली वोंग शूटिंग ने दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ा और कहा, तुम्हारे होंठ थोड़े सूखे हैं, मैं इन्हें ठीक करती हूँ। उसी वक्त सिस्टम की आवाज आई। गुस्सा 80 पॉइंट्स कम हो गया। ऐसे ही लगे रहो। अब मुझे समझ आया। ये कोई डॉपलगैंगर की कहानी नहीं थी। ये तो साइड कैरेक्टर का मेन रोल लेने जैसा था। वोंग शूटिंग जिससे प्यार करती है, वो मैं हूं। सच तो ये है कि वोंग शूटिंग मेरी जिंदगी का फाइनल टारगेट था। मेरा एम उसको एक कॉन्फिडेंट, सनी और प्यारी लड़की बनाना था, ताकि एक सुंदर शिन्हाई सिटी बन सके। इसलिए मैंने हमेशा अपना काम ईमानदारी से किया। मेरे दिमाग में कोई गलत ख्याल नहीं थे। अकेली एक ही बार क्लोज हुए थे, जब 3 साल पहले जाने से पहले उसके सर पर किस किया था। मैंने एक गहरी सांस ली। प्रेजुडिस होटल के दरवाजे पर एक बड़ा सा नया बोर्ड लगा हुआ था। बड़े अक्षरों में लिखा था, दुल्हा दाजियांग, दुल्हन हुआंग शाओ। सभी मेहमानों को मुबारकबाद। मेरे होंठ हिले। 3 सेकंड बाद एक तेज आवाज आई। तुम 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 भाग गए? मेरा दाजियांग आज शादी कर रहा है। वोंग शूटिंग ने क्वाइटली अपनी उंगली मेरे होंठ पर रखी, आंखें मटकाई और मुझे चुप रहने का इशारा किया। उसके पास पहले से ही एक पत्नी है। टीचर, तुमने अपना मौका खो दिया। मैंने नहीं, तुमने अपना मौका खोया है। अच्छा खेल खेला, मौका छीन लिया। क्योंकि हम ज्यादा शोर मचा रहे थे, आसपास के लोगों ने वोंग शूटिंग को पहचान लिया था। वो बातें करने के लिए इकट्ठा हो गए। हेलो प्रेसिडेंट वोंग। वोंग ग्रुप को अभी एक नया प्रोजेक्ट मिला है। आप आजकल बहुत चमक रही हैं। प्रेसिडेंट वोंग बिजनेस में सफल हैं। लगता है आपकी लव लाइफ में भी नया आगे बढ़ाव हुआ है। ये मेरा कम उम्र में मरा हुआ पुराना पति है। मास्टर अभी इसकी आत्मा को वापस लाया है। सभी लोग समझते हुए हंसे। हम समझते हैं। हम समझते हैं। ये, इसका क्या मतलब है? तुम लोग क्या समझते हो? ऐसा बेकावर एक्सप्लेनेशन, और लोग सच में मान रहे हैं? हमने कब शादी की? वोंग शूटिंग ने अपना सर मेरे कांधे पर रखा। तुम्हें कौन सा पैर तुड़वाना है? एक अजीब सी खंडक मेरी बॉडी में दौड़ गई। ठीक है, मैं चुप रहता हूँ। शादी शुरू हुई।
मैं वॉन्ग शूटिंग के पीछे मेन टेबल पर बैठा। कल मुझे गिफ्ट की तरह ले जाया गया था। आज मैं उसके साथ एक फंक्शन में हूँ। जैसा कि उम्मीद थी, बहुत सारी घूरती हुई आंखें मुझ पर टिकी थीं। ठीक है, मैं मानता हूँ उनमें से ज्यादा दुख वाली थी। बेचारा मैं, एक जवान लड़का, क्वाइटली प्रेसिडेंट वॉन्ग की रोने वाली कहानी का हिस्सा बन गया। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। जब दाजियांग भाई अपनी दुल्हन के साथ मुझे ड्रिंक ऑफर करने आए, मैंने बिना हिचकिचाहट 3 कप तेज चाय पी ली। दाजियांग भाई का कपड़ा पकड़ा, आंखें लाल थीं। दाजियांग भाई एक सेकंड के लिए रुक गए, फिर समझे। पुराने जीजा जी, आप तो प्रेसिडेंट वॉन्ग के घर वाली फोटो से भी ज्यादा सुंदर हैं। कोई हैरानी नहीं कि आप साफ नहीं हैं। इस 2 दरवाजे वाली दुनिया में मेल लीड का नेचर हीरे जैसा है। आप एक ताजा हवा की तरह है। मैं रोए बिना नहीं रह पाया। दाजियांग भाई, भले ही आप मुझसे प्यार ना करें, पर आप प्रेसिडेंट वॉन्ग से प्यार कैसे नहीं कर सकते? उन्हें देखकर क्या आपको उन्हें हमेशा के लिए बचाने का मन नहीं किया? उनसे प्यार करो, उन पर जान छिटको। किस चीज ने आपका दिल बदल दिया? दाजियांग भाई ने माफी मांगते हुए अपना सर खुजलाया, मुस्कुराए। पहले तो प्रेसिडेंट वॉन्ग और मेरे बीच केमिस्ट्री थी। बस उन्हें देखकर ही लगता था कि मेरी आत्मा चोरी हो गई है। पर आपकी वजह से, दाजियांग भाई ने स्लोली समझाया। मैं पहले प्रेसिडेंट वॉन्ग का सेक्रेटरी था। पहले तो मैं उनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हुआ था। पर एक बार मैंने गलती से प्रेसिडेंट वॉन्ग के बालों पर पानी फेंक दिया। प्रेसिडेंट वॉन्ग ने कहा कि उनके पुराने पति ने जाने से पहले इन्हें किस किया था। बहुत जिद्दी और बदला लेने वाले हैं। जो भी इन्हें छुएगा वो गया। मुझे पहले यकीन नहीं हुआ, पर यह सच में बहुत अजीब था। गाड़ी के टायर्स फट गए, गमले मेरे सर पर गिरे। ये तो कुछ भी नहीं था। बाद में कुछ बड़े बड़े लोगों ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया। मैं हर दिन डर के सपनों से उठता था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। प्रेसिडेंट वॉन्ग ने मुझे एक मास्टर से मिलवाया। मास्टर ने कहा, अगर मैं प्रेसिडेंट वॉन्ग से दूर रहूं और जल्दी शादी कर लूं, तो उनका पुराना पति मुझे माफ कर देगा। मेरी आंखें बड़ी हो गईं। दाजियांग भाई ने अपनी पत्नी को प्यार से देखा। उनकी आंखें शुक्राने की और गहरी थीं। ये दुनिया सच में मेरी सोच से बहुत आगे निकल गई है। अब ये मैजिक मैजिक को हरा रहा है। असली कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। दाजियांग भाई ने मेरे कांधे को थपथपाया और मतलबी तरीके से कहा, पुराने जीजा जी, प्रेसिडेंट वॉन्ग के प्यारे, आप जो कोई भी हैं, आज से आपको उनका ध्यान रखना होगा। आखिरकार हम में से किसी को भी डर के सपने नहीं देखना चाहता। आसपास के मेहमानों की उत्सुक और सच्ची नजरों को देखकर मैंने एक गहरी सांस ली। मेरी जबरदस्ती और रिश्वत के बाद सिस्टम ने दाजियांग भाई का वीडियो निकाला। दाजियांग भाई ने लोगों को कहते सुना कि वॉन्ग ग्रुप में काम करना मतलब मौत को दावत देना है। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। वैसे भी किसी तरीके से वॉन्ग शूटिंग के पास एक अजीब ताकत थी जो उन्हें अट्रैक्ट करती थी। अपनी पहली वीडियो मीटिंग तक उन्होंने प्रेसिडेंट वॉन्ग के पीछे पुराने जीजा जी की एक बड़ी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो देखी। उन्हें पूरे टाइम किसी की स्पीच याद नहीं रही, क्योंकि फोटो में वो आंखें उन्हें ही घूर रही थीं। बाद में उन्हें लगा कि पुराने जीजा जी हर जगह हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट वॉन्ग उनका जिक्र किए बिना 3 लाइन नहीं बोल सकती थीं। कोई प्लान पसंद नहीं आता तो बोलती, अगर आज रात नया प्लान नहीं लाया तो जाकर फोटो साफ करो। कभी लिफ्ट में भीड़ देखकर फुसफुसाती, मेरे पुराने पति के लिए जगह बनाओ। एक्सट्रीम डर में दाजियांग भाई ने अपने सूट के अंदर पीले रंग का जादुई वाला कागज चिपका लिया। उन्होंने गलती से प्रेसिडेंट वॉन्ग के बालों पर पानी फेंक दिया। प्रेसिडेंट वॉन्ग का चेहरा काला पड़ गया। मेरा पुराना पति बहुत जिद्दी है। तुमने उस चीज को छुआ जो उसको सबसे ज्यादा पसंद थी। तुम तो गए। दाजियांग भाई कांपते हुए बाहर निकले। जल्दी से अपनी जेब से कागज निकाला और अपने मुंह में डाल लिया। फिर वही हुआ जो उन्होंने बताया था। अपने दरवाजे पर 3 आदमियों द्वारा घेरे जाने और प्यार का इजहार सुनने के बाद दाजियांग भाई और बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो भागकर सीईओ के ऑफिस गए। वॉन्ग शूटिंग आराम से अपने बालों से खेल रही थी। मास्टर ने कहा, आपकी और मेरी किस्मत मिलनी ही थी। दुख की बात है कि मेरी शादी पहले ही मेरे पुराने पति से हो चुकी है। वो तो मुझे किसी नर कुत्ते को भी नहीं छूने देता। इसलिए हमारी सुरक्षा के लिए मास्टर ने कहा कि हमें एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी चाहिए। अगर आप अभी शादी कर लें तो और भी अच्छा होगा। चिंता मत करो, पैसे अच्छे मिलेंगे। मैं बाहर वालों से बोल दूंगी कि आपकी तबीयत खराब है। जियांग के पास बोलने को कुछ नहीं था। एक तरफ तो वैंग शूटिंग नियम के हिसाब से नहीं खेल रही थी, दूसरी तरफ दाजियांग भाई के भूत से परेशान होने की कहानी आग की तरह फैल गई। वो हाई चेन के बिजनेस वहां एक मना किया हुआ टॉपिक बन गए। दूसरी तरफ दाजियांग भाई ब्लाइंड डेट पर गए, पेपर बनवाए और एक ही बार में शादी कर ली। उसने सभी को बताया कि उसकी पत्नी उसकी रोशनी है। शादी से पहले दाजियांग भाई से पूछा, दाजियांग भाई, क्या प्रेसिडेंट वॉन्ग के पति सच में मर चुके हैं? दाजियांग भाई ने अपना सर ना में हिलाया। नहीं, प्रेसिडेंट वॉन्ग ने कहा कि उनके पति को बस अब घर का रास्ता नहीं मिल रहा। जब तक वो वैंग ग्रुप को बड़ा और मजबूत बनाती रहेंगी,
ये उनके पति के लिए एक रास्ते दिखाने वाले दिए जैसा होगा। भले ही मैं वापस ना आऊं, वैंग शूटिंग यहाँ चुपचाप इंतजार करेगा। उसको डर है कि अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो कहीं हम एक दूसरे को खो न दें। सिस्टम का वीडियो देखने के बाद मेरी नाक में अचानक कुछ हुआ। वो पूरे 3 साल से यहाँ था, एक वापस आने वाले मुसाफिर का वेट कर रहा था, बिना किसी उम्मीद के। पर वेट करना खुद एक उम्मीद है। मैंने अपने पास बैठी वैंग शूटिंग को देखा। कल जब हम मिले थे, एक चलते मुर्दे की तरह। उसके उलट आज वो ज्यादा जिंदा लग रही थी। मेहमान भी उसके बदले हुए रूप से प्रभावित लग रहे थे। चुपचाप मजाक करते हुए वो कभी कभी बीच में बोलती और जब खुश होती तो मेरी कमर पर अपनी बाह कसती, चुपचाप मेरी मसल्स को पकड़ती। उसके छोटे प्लान बहुत साफ थे। मैंने चुपचाप उसको वैंग शूटिंग बुलाया। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? मैंने अपना सर नीचे किया, अपनी ठुड्डी उसके सर पर रखी। तुमने मुझे कब से पसंद करना शुरू किया? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने आगे बोला, आसपास के लोगों को ऐसे दिखाया जैसे वो हैं ही नहीं। क्या वो पहली बार था जब मैंने तुम्हें पानी से बाहर निकाला था, या जब मैंने अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हें बचाया था, या फिर बस इसलिए क्योंकि मैं दाजियांग भाई से ज्यादा सुंदर हूं? वैंग शूटिंग ने अचानक अपनी हाई हील से मेरे पैर पर मारा। तुम बार बार दाजियांग भाई के बारे में बात कर रहे हो। तुम उनके लिए वापस आए हो या मेरे लिए? मैंने नाटक करते हुए सोचा, अगर मुझे बोलना पड़ेगा तो दाजियांग भाई एक जरिया थे, तुम मेरा एम थी। मेरा मुंह अचानक उसके मुंह से मिल गया। मैंने कहा, मुझे पूरी बात बोलने का एक मौका दो। उसने और तेज किस किया जब तक आसपास के लोग चुपचाप चले नहीं गए। मेरे सांस घुटने से 1 सेकंड पहले वैंग शूटिंग ने मुझे छोड़ दिया। मैंने जल्दी से समझाया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वैंग शूटिंग एकदम से खुश हो गई, जल्दी से अपने पैरों के बल खड़ी हुई और मेरी गर्दन पर काट लिया, निशान लगा दिया। तुम अब कभी नहीं भाग सकते। वापस जाते हुए रास्ते में वैंग शूटिंग ने चुपचाप पिछले 3 साल के बारे में बात की। मेरे जाने के बाद मेरा फोन नंबर खाली हो गया और मैं जैसे हवा में गायब हो गया था। उसने मुझे हर जगह पागलों की तरह ढूंढा, शुरुआत के गुस्से और चिंता से लेकर दुख तक। आखिरकार उसने अपनी जान लेने की भी कोशिश की। एक मास्टर अचानक उसको बचाने आया। वो मास्टर बहुत डर गया था, पूरा कांप रहा था। उसने समझाया कि वैंग शूटिंग असली बुक का प्यारा बच्चा है, सब कुछ उसके आसपास घूमता है। अगर वो मर गया तो दुनिया खराब हो जाएगी। मास्टर ने प्रॉमिस किया कि मैं जरूर वापस आऊंगा क्योंकि वो अपना बोनस नहीं खोना चाहता था। वैंग शूटिंग को समझ नहीं आया कि मास्टर के पास ऐसी क्या ट्रिप्स हैं, पर उसने मास्टर की बातें मानी। मास्टर ने कहा कि मैं आधे साल में आऊंगा, इसलिए हम बर्थडे पार्टी में फिर से मिले। ये सुनकर मैंने फुसफुसाया, सिस्टम, मैं नहीं, मुझसे मत पूछो। हम काम करने वाले लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। उस रात प्रेसिडेंट वोंग के बड़े से बेड पर लेटे हुए मैं चुपचाप उसके बालों से खेल रहा था। तो तुमने मेरी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो टांग दी, मुझे अपना कम उम्र में मरा हुआ पुराना पति बोला और मास्टर ने थोड़ा पागल बनने को कहा। तुमने दाजियांग भाई को डर से भगा दिया, कितना बेचारा बंदा है। तुमने मुझे पहले दिन ही पहचान लिया था, फिर भी तुमने मुझे गिफ्ट की तरह बांट दिया। ये बोलने से डर रही थी कि तुम मुझे पसंद करती हो, पर दूसरों के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत थी। मास्टर ने कहा, तुमने भी तो मजा लिया। इससे पहले कि मैं कुछ और बोल पाता, वैंग शूटिंग ने दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ा, मुझे ध्यान से देखा और पूछा कि मैं क्यों गया था। मैंने थूक निकला, समझाया, मैं तुम्हारा टारगेट था। एक बार काम पूरा हो गया तो सिस्टम मुझे इस दुनिया से ले जाता। वैंग शूटिंग ने नीचे देखा, सोच में डूब गई। मुझे लगा वो पूछेगी कि सिस्टम क्या है, पर उसके बजाय वो खुद ही बोलने लगी। मैं तुम्हें ढूंढने बाहर गई थी। पता चला कि तुम कभी आगे की पढ़ाई के लिए गए ही नहीं थे। तुम्हारे परिवार का पता नहीं चला। बाद में तुम्हारे एक दोस्त ने कहा, लगता है तुम्हारे दिमाग में कोई दिक्कत है, हमेशा अपने आप से बातें करते रहते हो। तो मैंने हॉस्पिटल के सारे रिकॉर्ड्स चेक किए। आखिरकार मुझे लगा कि तुम चले गए हो और मैं तुम्हें ढूंढने जाना चाहती थी। मैंने चुपचाप अपनी मुट्ठी बांध ली। अगर मास्टर ने उसको नहीं ढूंढा होता तो क्या वो अब तक असली बुक की दुनिया के साथ गायब हो चुकी होती? किसने सोचा था कि जो वैंग शूटिंग अब हाइचिन में इतनी बड़ी हस्ती है, वो 3 साल से अकेली एक छोटी सी उम्मीद के सहारे जी रही थी। मेरा दिल दुखने लगा। मैं बैठ गया और उसे गले लगाया। इस बार मैं तुम्हारे लिए वापस आया हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सच तो ये था कि मैं हमेशा से उसे पसंद करता था। पहली बार जब मैंने उसे पानी में गिरते देखा था, फिर भी जिद से अपने होंठ दबाए हुए थी। उस वक्त से लेकर जब उसने दूर रहने को कहा था, पर फिर भी मेरे पीछे आती थी, यहाँ तक कि अपनी जान खतरे में डालकर उसे गुंडों से बचाया था। प्यार कहाँ से शुरू होता है पता नहीं चलता, पर वक्त के साथ गहरा होता जाता है। पर सिस्टम मुझे वार्निंग देता रहा कि वैंग शूटिंग का अपना फ्यूचर और लवर है। मैं इस दुनिया से नहीं था। आखिर में हम बस एक दूसरे को खो सकते थे, इसलिए मैंने बार बार अपने दिल को बंद किया। वैंग शूटिंग ने मेरी आंखों में डीपली देखा, एक ऐसा सवाल पूछा जो किसी भी आदमी को कांपने पर मजबूर कर दे। तो इन 3 सालों में क्या तुम्हें किसी और से प्यार हुआ?
गरम कपड़ों वाली सुंदर लड़कियां मेरे दिमाग में आई। वो पसंद में नहीं आता, वो तो बस तारीफ करना है। शायद मेरी आंखें भटक गईं, चेहरा बदल गया। वैंग शूटिंग मुस्कुराई। तुम्हारे पैर तो गए। वैंग शूटिंग ने मुझे साइड में मारा। जब मेरा ध्यान भटक हुआ था, उसने जल्दी से नीचे एक रिबन बांध दिया। जब तुम गए थे तो तुमने क्या कहा था? उसने चुपचाप मेरे कान पर हाथ फेरा। स्ट्रॉबेरीज खरीदने जा रहा हूँ। 3 साल। स्ट्रॉबेरीज तो अब तक जमीन में सड़ गई होंगी। उसने अपने नाखून से मेरे सीने पर टच किया। कैसा रहेगा अगर हम कुछ और लगाएं? उसका हाथ नीचे गया। उसकी आवाज हल्की हो गई। टीचर, आपको वो अपने गर्दन पर चाहिए या कमर पर? भाई सिस्टम भाई, मेरी लाइफ इंश्योरेंस का क्या हुआ? अगले दिन मैं अपनी कमर पकड़कर उठा। वैंग शूटिंग को देखा, वो अभी भी बेड के पास सो रही थी। ध्यान से दरवाजा खोला और चला गया। किचन में मैं लंच बनाते हुए सिस्टम से बात कर रहा था। भाई सिस्टम भाई, गुस्सा तो अब 0 हो गया है। मुझे इस दुनिया में रहने दो। सिस्टम ने कोई आवाज नहीं की। मैं तुम्हें अपना बैंक कार्ड दे दूंगा। सिस्टम ने एक हल्की सी आवाज निकाली। मैं तुम्हें अपनी सारी सेविंग्स दे दूंगा, सारी की सारी। सिस्टम ने 2 बार खांसा, फिर बड़े तरीके से कहा, आपके खतरे को देखते हुए बुक जंपर को इस दुनिया के सिस्टम के पूरा होने तक प्यारे बच्चे के साथ रहने की खास इजाजत दी जाती है। तुम पुराने चालाक, अप्रूवल तो पहले ही मिल गया था, फिर भी तुमने मेरी सेविंग्स छीन ली। खैर, जैसे ही मैं सिस्टम को गाली देने ही वाला था, किचन के बाहर से घबराई हुई आवाज आई, टीचर टीचर। मैं किचन से बाहर आया। जिस सेकंड वैंग शूटिंग ने मुझे देखा, उसने अपना सर मेरी बाहों में छिपा लिया। मैंने चुपचाप उसकी पीठ को थपथपाया। वो मेरी बाहों में हल्की सी कांप रही थी। क्या हुआ? वो नहीं हिली। मैंने उसके खराब नाइट ड्रेस, नंगे पैर और उसके पीछे परेशान नौकरानी को देखा। तुरंत समझ गया क्या हुआ था। मैंने चुपचाप उसे चुप कराया। वैंग शूटिंग, मैं नहीं गया, मैं बस खाना बना रहा था। जब तुम उठी तो तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? मुझे तुम्हारे पैर में एक घंटी लगानी चाहिए, एक जीपीएस, एक जादू का शीशा। मुझे ये मजेदार और दुख देने वाला दोनों लगा, पर मैं फिर भी उसे चुप कराए बिना नहीं रह पाया। मैं अब कभी नहीं जाऊंगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पास तब तक रहने को तैयार हूं जब तक तुम हमेशा खुश रहो। भले ही मैंने वैंग शूटिंग से प्रॉमिस किया था कि मैं कभी नहीं जाऊंगा, फिर भी उसे यकीन नहीं हुआ। वो मास्टर को ढूंढने चली गई, पर अफसोस मास्टर पहले ही गायब हो चुका था। इसलिए उसने मुझसे पूछा, क्या सिस्टम सुन सकता है जो वो कहता है? मैंने अपना सर खुजाया, शायद। तब से जब भी उसको फ्री टाइम मिलता, वो मेरे कान में किसी साधु की तरह फुसफुसाती रहती। सिस्टम पूरे टाइम मरने का नाटक करता रहा, जब तक मुझे लगा कि मेरी सुनने की शक्ति कम हो रही है। और बर्दाश्त ना करते हुए मैं सिस्टम पर चिल्ला पड़ा, मैं तुम्हें अपनी सेविंग्स का पासवर्ड दे दूंगा। आदरणीय प्यारे बच्चे, आपके ऑर्डर का किसी भी वक्त इंतजार कर रहा हूँ। तुमसे ही ये उम्मीद थी, मेरे सिस्टम। टीचर, आप सच में नहीं जा रहे? सिस्टम ने मुझे थोड़ा हिलाया। मैंने दांत पीसकर पासवर्ड डाला। सिस्टम ने अच्छे तरीके से कहा, प्यारे बच्चे, आपके टीचर जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे जब तक पहाड़ खत्म ना हो जाएं और जमीन और आसमान एक ना हो जाएं। ये बोलने के बाद सिस्टम ऑफलाइन हो गया और फिर कभी नहीं आया। पर वैंग शूटिंग को फिर भी चैन नहीं मिला। आधी रात को वो बैठ जाता, मेरे कंधे पकड़ता और मुझे हिलाता। क्या तुम आगे की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जा रहे थे? अच्छे लोग तो सीईओ के साथ ही काम करते हैं। कल मेरे साथ काम पर चलो। अगर तुम नहीं चलोगे तो मेरी सेविंग्स खत्म हो जाएगी। तुम मुझसे शादी कैसे करोगे? तुम दाजियांग भाई कितने भी अच्छे नहीं हो। ये बोलकर वो बेड पर गिर गया। तो इस साल शादी के पैसे भी चले गए। शादी कैसे करूं? दाजियांग भाई भी मुझसे अच्छे नहीं है। बोलने के बाद वो बेड पर आवाज के साथ गिर गया। तो इस साल एक अच्छे इंसान ने 9 to 5 और नाइट शिफ्ट की काम वाली जिंदगी शुरू की। कभी कभी मैं उससे दूसरी दुनिया के बारे में बात करता, मौत और लेट होने वाले सिस्टम के बारे में। वैंग शूटिंग ने अपनी आईब्रो उठाई, पूछा कि क्या ये अब अपग्रेड हो गया है? इतने पैसे लिए हैं, जरूर तुम सामान अपग्रेड करना नहीं चाहोगे? मैंने अपनी ठुड्डी रगड़ी। क्यों ना हम ट्राई करें? सच बताऊं तो पिछली बुक की लियो कीवा और उससे पहले की बुक की मियोंग वांगी, मुझे दोनों पसंद है। मैंने कंबल पकड़ा और शर्माते हुए बेड के कोने में सिमट गया। सिस्टम जो हॉलिडे पर था, उसने पहले गुस्से के मीटर को पूरी रात ऊपर नीचे होते हुए सुना, जब तक कि वो अगले दिन 2 दोपहर तक वापस 0 नहीं हो गया। वो होस्ट के पास जाकर समझाना चाहता था, पर पता चला कि मेन फ्रेम लैग होने लगा। खत्म, साफ साफ साफ। In the grey fog, we praise the fool. Praise the fool beneath the silent dome. Grey fog curls where gods lost their throne. Indisputable, he stands alone, a broken crown, a
must come.